हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं से संबंधित वीडियो है। इसमें मैंने सभी आईएमपी क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है जो परीक्षा उपयोगी हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, संसाधन एवं मानव विकास। संसाधन एवं संसाधनों के प्रकार। तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति वस्तु कहलाती है। ये क्या यह किस चीज़ की परिभाषा है? तो संसाधन की है कि मानव की आवश्यकता की कोई भी वस्तु जो उसकी पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर, समाप्ता मतलब जो समाप्त होने वाले संसाधन है वो दो प्रकार के हैं, एक नवीकृत और एक अनवीकृत। स्वामित्व के आधार पर संसाधन मतलब हमारा जिन पर अधिकार होता है। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। विकास के आधार पर संसाधन है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संसाधनों का विकास संसाधनों का विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए सुरक्षा संरक्षण है। ये किसकी परिभाषा है? सतत पोषणीय विकास की। मतलब ऐसा विकास जिसमें हम अपना विकास तो कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, वह विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। पृथ्वी सम्मेलन 5 जून 1992 को आयोजित किया गया था और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में 100 देश शामिल हुए थे। पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या हल करता था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण करना है और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करना है। एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन की पूर्ति हेतु प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में संसाधन नियोजन की पूर्ति के हेतु प्रयास किए गए थे। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत हुई 1968 क्लब ऑफ रोम में। स्माइल इज ब्यूटी पुस्तक है सुमेसर की। भू संसाधन। पृथ्वी पर मैदानी भाग प्रतिशत है 43%। पृथ्वी पर भू क्षेत्र पर्वत का प्रतिशत है 30%। पृथ्वी पर क्षेत्र पठारी भाग का प्रतिशत है 27%। पृथ्वी पर वनों का प्रतिशत है 18.11%। जहाँ एक वर्ष या कम समय में खेती ना हो वह प्रतिभूमि कहलाती है। जहाँ पे मतलब एक वर्ष में कोई भी खेती ना की गई हो, है ना, तो वो कौन सी भूमि कहलाती है? प्रतिभूमि कहलाती है। फसलें उगाई एवं काटी जाएं उसे कहते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र। एक वर्ष में एक से अधिक बार बोए क्षेत्र व शुद्ध बोए क्षेत्र को जोड़ने को कहते हैं सकल कृषि। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत का भौगोलिक क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मानव द्वारा भू उपयोग भारत में है 93%। भारत में कुल भूमि क्षेत्र में खेती होती है 54%। सबसे अधिक खेती के लिए प्रतिशत राज्य है 80%, पंजाब एवं हरियाणा। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण के कारक हैं पशुचारण, खनन एवं वन उन्मूलन। भूमि निम्नीकरण की समस्या का हल है वनोरोपण। भूमि निम्नीकरण में खनन राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़। वन उन्मूलन निम्नीकरण राज्य हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अतिचारण से निम्नीकरण राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अधिक सिंचाई से निम्नीकरण राज्य हैं पंजाब और हरियाणा। मृदा संरक्षण। मृदा का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थ वनस्पति सेल से निर्मित होता है। मृदा का अपशिष्ट पदार्थ और वनस्पति सेल से निर्माण होता है। किसका होता है? मृदा का। मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। रेत, सिल्ट और मृत्तिका का पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मृदा के प्रकार होते हैं बागर और खादर। पुरानी उच्च एवं कंकड़ पत्थर पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? बागर कहलाती है। और नवीन, निम्न एवं उपजाऊ मृदा होती है खादर भूमि।
पोटास, फास्फोरस और चूना चूना युक्त होती है जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा, काली मृदा की विशेषता है। काली मृदा को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगर मृदा कहते हैं। काली मृदा वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। कपास के लिए उपयोगी काली मृदा है। लावाजनक सैलों से बनी काली मृदा है। पानी सोखने की क्षमता एवं गर्मियों में दरार पड़ जाती है काली मृदा में। लाल और पीली एवं लैटराइट मृदा, रवेदार अग्नि एवं रूपांतरित सेल से बनी है लाल मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा से बना है, लेटर से, जिसका अर्थ ईंट है। अम्लीय एवं गहरी मृदा होती है लैटराइट मिट्टी। मृदा के ऊपरी परत के कटाव को कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा का कटाव को बचाना कहलाता है मृदा संरक्षण। मृदा के कण जल में बह जाना कहलाते हैं चादर अपरदन। मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं हैं अवनालिकाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती ढाल वाली भूमि को कहते हैं समोच्च जुताई। लोहा इस्पात संसाधन है अनवीकृत योग्य। सीढ़ीनुमा सोपानी खेती होती है उत्तराखंड में और फलीदार फसलें हैं दालें। संसाधन, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, मानव उसका उपयोग करता है, संसाधन कहलाते हैं। सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए संसाधन को लंबे समय तक संरक्षित एवं बचाए रखना विकास कहलाता है। खादर, मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसके कण बारीक उपजाऊ होते हैं उसे खादर भूमि कहते हैं। बांगर भूमि, पुरानी जलोढ़ उच्च कंकड़ भूमि को बांगर भूमि कहते हैं। मृदा अपरदन, मृदा के ऊपरी परत बह जाना, मृदा की ऊपरी परत बह जाना या कट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा संरक्षण, मृदा की ऊपरी परत को कटाव से बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। चादर अपरदन, बहते जल के साथ मृदा की ऊपरी परत बह जाती है उसे चादर अपरदन कहते हैं। परती भूमि, जो भूमि पर कुछ समय के लिए खेती कार्य नहीं किया जाता उसे परती भूमि कहते हैं। भूमि निम्नीकरण, मानवीय क्रिया द्वारा भूमि की गुणवत्ता की कमी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। एजेंडा 21, 5 जून 1992 रियो डी जेनेरो में 100 देशों ने पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए पर्यावरण को लंबे से चर्चा कर रखने के लिए एजेंडा तैयार किया गया, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख था। जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र को जैव संसाधन कहते हैं। अवनालिका अपरदन, जब वर्षा का बहता हुआ पानी मिट्टी को काटते हुए अवनालिका अपरदन कहते हैं। मतलब जब वर्षा का बहता हुआ पानी मिट्टी को काटते हुए निकलता है तो वह क्या कहलाता है, अवनालिका अपरदन। समुच्चय जुताई, ढलान वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को समुच्चय जुताई कहते हैं। चारागाह, घास उत्पन्न करने के लिए पशुओं को चराने के लिए जो स्थान होता है वो चारागाह स्थान कहलाया जाता है। सकल कृषि क्षेत्र, एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ देना सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। रक्षक मेखला, फसलों के बीच पेड़ों की कतार लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। जैव संसाधन जिसका भी मानव उपयोग करता है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु मानव, तो ये क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन, वे निर्जीव संसाधन जिसका कि मानव उपयोग करता है, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, अजैव संसाधन है। नवीकृत संसाधन, वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे जल, ये नवीकृत संसाधन है। अनवीकृत संसाधन, वे संसाधन जिसका कि एक बार प्रयोग होने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला और पेट्रोल, ये क्या है, अनवीकृत संसाधन है। काली मिट्टी वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो काली मिट्टी वाले राज्यों के नाम है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मृदा के प्रकारों के नाम लिखिए। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। काली मिट्टी का रंग काला होता है, पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, कपास के लिए उपयोगी होती है और गर्मियों में दरार पड़ जाती हैं। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं हैं, नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, इसके कण बारीक होते हैं, चिकनी होती है, उत्तर भारत के मैदान में यह
पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं, रेत के कण बारीक होते हैं, पानी अधिक गहराई तक मिलता है। मृदा अपरदन के कारण लिखिए। अत्यधिक वर्षा, नदियों पर बाढ़ आना, वृक्षों की कटाई, भूमि कार्य करना, सड़कें बनाना आदि। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय लिखिए। मेड़ बनाना चाहिए, सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। ये मृदा अपरदन के रोकने के उपाय हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के नाम लिखो। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के नाम है व्यक्तिगत उद्योग, सामुदायिक उद्योग, राष्ट्रीय उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग। संसाधन नियोजन को समझाइए। संसाधन की तालिका बनाना, प्रौद्योगिकी के विकास करना, संसाधनों को राष्ट्रीय विकास। भू संसाधनों के उद्देश्य लिखो। उद्देश्य हैं वन खेती, वन हेतु 2 कृषि कार्य हेतु, 3 कृषि उपयोग, 4 भूमि। भू संसाधनों के उद्देश्य हैं पहला वन हेतु, कृषि कार्य हेतु, कृषि उपयोग हेतु, भूमि का उपयोग हेतु और शुद्ध बोया गया क्षेत्र हेतु। भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय लिखिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, मेड़ बनाना चाहिए, सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए, रक्षक मेखला बनाना चाहिए। ये भूमि निम्नीकरण के उपाय हैं। मिट्टी की परतों के नाम लिखो। मिट्टी की परत, ऊपरी सस्तर परत, उपमृदा, अपेक्षित चट्टान, वालुगाद, अधः स्तरीय चट्टानें, अपक्षय चट्टान। लैटराइट मिट्टी की विशेषताएं लिखो। लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस कम पाया जाता है। यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, रासायनिक उर्वरक डालकर की जाती है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधनों के प्रकार को समझाइए। तो संसाधन मानव के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार प्राकृतिक और मानवीय हैं। प्राकृतिक संसाधन में नवीकृत संसाधन हो जाएगा और अनवीकृत योग्य संसाधन हो जाएंगे। मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता आ जाएगा। सतत एवं अथवा प्रवाह जैव, चक्रीय अचक्रीय, पवन जल, वन्यजीव, धातु, जीवाश्म ईंधन, कोयला। ये सभी क्या है? हमारे संसाधनों के प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट है मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा के प्रकारों को समझाइए। तो मृदा चट्टानों के टूटने फूटने से, पत्तियों के सड़ने गलने से अपशिष्ट पदार्थों को हजारों वर्ष बाद परत बनती है, उसे मृदा का निर्माण कहते हैं। मृदा के प्रकार जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, बारीक ये सारी मृदाएं हैं। अब जलोढ़ मिट्टी जो है इसका बारीक कण होता है, चिकनी होती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग काला होता है, रेगुर मिट्टी कहलाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी रवेदार होती है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का रंग लाल और ईंट के समान, ईंट के रंग का, ईंट नाम का होता है, रंग का होता है, इसको कर्नाटक में देखा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी रेतीली कण होती है, ये गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट अध्याय है 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो जैव उपजातियों का भारत में प्रतिशत है 8%। संकटग्रस्त प्रजातियां हैं काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा। सुभेदी प्रजातियां हैं नीली भेड़, एशियाई हाथी और डॉल्फिन। एशियाई चीता सबसे अधिक दौड़ता है 112 किलोमीटर प्रति घंटा। बक्सा टाइगर रिजर्व खनन के कारण गंभीर खतरे में है, डोलोमाइट। बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल में। हिमालयन एवं पौधों से पदार्थ निकलता है, टकसॉल। रसायन पदार्थ इसका उपयोग होता है कैंसर रोगों के उपचार के लिए। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी माना है जनसंख्या को। भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर योजना बनी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर योजना का संबंध है बाघ संरक्षण से। आरक्षित वन बनाए गए हैं इमारती लकड़ी हेतु। रक्षित वन है चारागाह हेतु। व्यक्तिगत और समुदायों के स्वामित्व वाले वन होते हैं अवर्गीकृत वन। समुदाय और वन्य वन संरक्षण। सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है राजस्थान में।
वन संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया उड़ीसा ने। जैव विविधता, पेड़ पौधे एवं प्राणी जगत में जो विभिन्न प्रकार की प्रजाति मिलती हैं जैव विविधता कहलाती है। मतलब जैव विविधता पेड़ पौधे और प्राणी जगत, इन जीव मतलब पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को मिलाकर ही बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। वनस्पति जात क्या है, वनस्पति जात से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र या समय के पादप से है। प्राणी जात क्या है, सभी प्रकार के पशु पक्षियों जीवाणुओं एवं मनुष्य मिलकर प्राणी जगत कहलाते हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां जिसके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरण, गैंडा, ये क्या है, संकटग्रस्त जातियां हैं जो एक बार अगर लुप्त हो गई तो फिर दोबारा हमको नहीं मिलेंगी। तो दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, जैसे नीली गाय और नीली पेड़, एशियाई हाथी। लुप्त जातियां वे जातियां जो उनके रहने के आवास में खोज करने पर खत्म हो गई हैं, जैसे चीता। पारिस्थितिकी तंत्र, मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आरक्षित वन जो इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित होते हैं एवं स्थायी होते हैं, सरकार द्वारा प्रतिबंध होता है, वो आरक्षित वन कहलाते हैं। रक्षित वन जो पशुओं को चराने की अनुमति होती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। मतलब आरक्षित वन में किसी को भी कोई परमिशन नहीं होती है, ना आप लकड़ी काट सकते हैं, ना वहाँ पे आप बिना परमिशन के जा सकते हैं, तो वो आरक्षित वन कहलाता है। और रक्षित वन वह कहलाता है वहाँ पे पशुओं को चराने की अनुमति होती है, तो उसे रक्षित वन कहते हैं। अवर्गीकृत वन क्या है, अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि क्षमता स्वामी को होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। राष्ट्रीय वन क्या है, रक्षित क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीव जंतु खुले अवस्था में रहते हैं, राष्ट्रीय वन कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, देश की बाघों की संख्या को बचाने के लिए सरकार द्वारा बाघों का संरक्षण किया गया हो, उसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना कहते हैं। मतलब इसमें बाघों की संख्या को बचाने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, संरक्षण की जो गतिविधियां की जाती हैं, वो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कहलाती है। स्थानांतरण कृषि क्या कहलाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। मतलब हम कुछ वर्ष एक स्थान पर कर रहे हैं, फिर वो हमने जगह छोड़ दी और दूसरी जगह पर वहाँ खेती करने लगे, तो वो क्या कहलाती है, स्थानांतरण कृषि। अभ्यारण्य, प्राकृतिक स्थल जहाँ वन्य जीव की सुरक्षा हेतु बनाया गया हो, वह अभ्यारण्य कहलाता है। वन संरक्षण के उपाय, वनों की कटाई पर रोक, वृक्षारोपण करना, ये क्या है, हमारे वन संरक्षण के उपाय हैं। संकटग्रस्त एवं सुभेद जातियाँ क्या हैं, संकटग्रस्त ऐसी जातियाँ जिसका लुप्त होने का खतरा हो, उसे संकटग्रस्त जाति कहते हैं, जैसे हिरण, सुवेद। यह जातियाँ जो घट रही हैं और शीघ्र घटती जा रही हैं, उसे सुभेद जाति कहते हैं, जैसे नीली भेड़, हाथी। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए उपयोगी क्यों है। जैव विविधता प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत के पारस्परिक अंतर संबंधों को जैव विविधता कहते हैं। यह मानव के लिए बहुत उपयोगी है। यह मानव जगत एवं मानव वनस्पति जगत में विभेद करती है। मानव के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण है। वनस्पति जगत मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, जिससे मानव जीवन संभव हो सके। भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 के प्रावधान लिखिए। प्राणियों का उल्लेख किया, रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की और वन्य जीव के बचाव एवं शिकार व्यापार पर रोक लगाई गई। ये संरक्षण 1972 के प्रावधान थे। खनन वन विनाश के लिए उत्तरदायी क्यों है, समझाइए। मतलब जो खनन होता है, खुदाई होती है, वो वनों के विकास के लिए विनाश के लिए उत्तरदायी क्यों है, ये समझाना है। तो देखिए, रेलवे लाइन बनाना, खनन से प्राकृतिक आवास नुकसान होता है, खनन से सरिस्का बाघ रिजर्व को नुकसान है और खनन को बकरा तरफ को नुकसान है। अध्याय 3 जल संसाधन। विश्व में जल का प्रतिशत है 71%। 2025 की भविष्यवाणी में जल की कमी को जलेंगे
20 करोड़ लोग। जल जीवन मिशन का लक्ष्य जल प्रदान करना है। 55 लीटर। जल एक संसाधन है चक्रीय। विश्व में जल एक संसाधन है चक्रीय क्यों है? क्योंकि जल का जो देखिए आप, जल बादल से गिरता है, फिर बाष्पीकृत होकर मतलब एक ठोस द्रव गैस में पाया जाता है, इसलिए जल को ही हम क्या बोलते हैं? चक्रीय संसाधन कहते हैं। जल विश्व में जल उपलब्धता में भारत का स्थान है 133। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी। बांध सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने तालाब बनवाया हौज खास। सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल का निर्माण हुआ 11वीं शताब्दी में। हीराकुंड परियोजना है महानदी उड़ीसा में। सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात नर्मदा नदी पर। भारत की शोक नदी दामोदर नदी। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहाँ कथन है? किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर। यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? कहा गया है बांधों को। छत वर्षा जल संग्रह अपनाया गया राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को कहते हैं पालर पानी। वाटर हार्वेस्टिंग वाला राज्य है तमिलनाडु। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसून में। जल की कमी से प्रभावित हुए हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। भारत में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या है 2/3। कृषि एक क्रिया है प्राथमिक। परिवार का भरण पोषण करने वाली कृषि है जीवन निर्वाह कृषि। असम मेघालय और मिजोरम में खेती होती है झूम कृषि। मणिपुर में झूम खेती को कहते हैं पामलू। बस्तर एवं अंडमान निकोबार झूम को कहते हैं दीपा। झूम खेती का नाम है कर्तन दहन प्रणाली। मैक्सिको व अमेरिका में झूम खेती का नाम है मिल्पा। वियतनाम में झूम खेती का नाम है रे। इंडोनेशिया में झूम खेती को कहते हैं लद्दांग। मध्य प्रदेश में झूम खेती को कहते हैं वेवर व या दहिया। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी खेती को कहते हैं झूम। रेशेदार फसलें हैं जूट कपास वन। बड़े आकार में रसायनों का एवं उत्पादन कर खेती की जाती है गहन खेती कहलाती है। रोपण कृषि को कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। चाय कॉफी रबर गन्ना है रोपण कृषि। शस्य प्रारूप। भारत शस्य ऋतु है रबी खरीफ जायद। रबी मुख्य फसलें गेहूं चना मटर। रबी की फसल और खरीफ की फसल। आपको इसमें डिफरेंस के लिए आ जाता है क्वेश्चन कि रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये जानना होगा कि रबी की फसल क्या कहलाती है और खरीफ की फसल क्या कहलाती है। तो खरीफ की फसल कहलाती है जो हम जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, वो खरीफ की फसल कहलाती है। रबी की फसल कहलाती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वो कहलाती है रबी की फसल। खरीफ की फसल होती है जैसे सोयाबीन है मक्का है धान है जौ है बाजरा है ना, तो ये क्या है खरीफ की फसल होती है। और रबी की फसल गेहूँ चना मटर, ये क्या है हमारी रबी की फसल है। तो रबी मुख्य फसलें हैं गेहूं चना मटर और खरीफ मोटे अनाज की मुख्य फसलें हैं सोयाबीन मक्का धान जौ बाजरा। असम उड़ीसा में धान की किस्म का नाम है आस अमन बोरो। गर्मियों में उगाई जाती है जायद फसलें। चावल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। खाद्य फसलों के नाम है गेहूं और चावल। मोटे अनाजों के नाम है बाजरा ज्वार और रागी। तिलहन उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। कॉफ़ी की शुरुआत हुई बाबा बूदन पहाड़ी से। भारत में कॉफ़ी लाई गई यमन से। रबड़ उत्पादक राज्य है केरल और तमिलनाडु। सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट और पटसन को। भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया विनोबा भावे ने। भूदान ग्रामदान आंदोलन को कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। बिहार पर चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 को नील खेती के लिए। जैव विविधता विलुप्त होने का कारण है भू निम्नीकरण। कर्तन दहन प्रणाली वह खेती जिसमें वनों को जलाकर कुछ समय के लिए कृषि कार्य किया जाता है उसे कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ी खेती को झूमिंग कृषि कहते हैं। गहन कृषि
गहन जीविका कृषि, श्रम प्रधान खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में खाद सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ये गहन जीविका कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार से के विकसित कृषि जिसमें अधिक पैदावार होने वाले रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। ये व्यापार के लिए की जाती है। रोपण कृषि क्या है? बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि को भी रोपण कृषि कहते हैं। शस्य प्रारूप, शस्य प्रारूप विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न फसलों को उगाना शस्य प्रारूप कहलाता है। जायद फसलें, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है ना। पटसन जूट सुनहरा रेशा सोने के समान चमकदार होता है, इसलिए सुनहरा रेशा कहा जाता है। बागवानी, सब्जी फूल फलों की खेती को बागवानी कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जनता को उचित मूल्य पर जीवन उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा निश्चित कम से कम एवं उचित मूल्य को समर्थन मूल्य कहा जाता है। सरकार द्वारा एक निश्चित मूल्य तय कर दिया जाता है, वो कम से कम होता है, वही मूल्य क्या कहलाता है? समर्थन मूल्य कहलाता है। इसके अंतर्गत किसान अपने उत्पाद को खुले बाजार में कहीं भी बेच सकता है। वैश्वीकरण क्या कहलाता है? एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब विश्व के देशों से अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। कार्बनिक क्षेत्र कृषि क्या कहलाती है? कारखानों में निर्मित रसायनों और उर्वरकों कीटनाशकों के बिना की जाने वाली कृषि को कार्बनिक कृषि कहते हैं। इसमें उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्बनिक कृषि में हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। कृषि में कीटनाशक उर्वरक खाद तकनीकी यंत्र का प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाता है। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना श्वेत क्रांति कहलाती है। रक्तहीन क्रांति, विनोबा भावे द्वारा संचालित किया गया भूदान ग्रामदान रक्तहीन क्रांति कहलाती है। जलभूत, जिन सैलों से होकर भूमिगत जल प्रभावित होता है उसे जलभूत अथवा जल भरा भाग कहते हैं। खनिज एवं संसाधन, पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई से निकाले जाते हैं खनिज, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई से निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। खनिज होते हैं धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज होते हैं जैसे लौह, मैग्नीज, सीसा, सोना, चांदी, ये क्या है? हमारे धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज अभ्रक, नमक, संगमरमर, चूना, ये क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है। कोयले की खानों से चेरापूंजी की कोयले की सुरंग है। रेट हॉल, सबसे अच्छा लोहा अयस्क है मैग्नेटाइट। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ओके, भारत के मानचित्र में दर्शाएं लौह अयस्क को प्रमुख बल्लारी गोवा मार्ग, गांव दुर्गा चंद्रपुर गोवा, मयूरगंज ले जे बेलाडीला, मैग्नीज नागपुर, बालाघाट सुंदरगढ़, अभ्रक अजमेर, गया, हजारीबाग, देवर, कोयला, सिंगरौली, कोरबा, बोकारो, झरिया, रानीगंज, नवेली, तेल क्षेत्र, डिगबोई, बनाना, हजीराबाद, विजयपुर, जगदीशपुर, दिल्ली, आवड़िक स्रोत, नरोरा, रावतभाटा, तारापुर, कोलकाता, सिंगरौली, कोरबा, नासिक, नवेली, तूतीकरण, दुर्गापुर, सतपुड़ा, इंदौर, नामरूप, तलचर, कटनी, कोरापुट, बिलासपुर, शिलांग, बेलाडीला, हजारी, तापी, सिक्किम। ये अब आपको समय इस जो जगह का नाम बोले गए हैं ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। ओके, नेक्स्ट लेसन है अध्याय 6। तो अभी तक आपको जो ये लेसन दिए हैं आई होप कि आप सभी को पसंद आए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।